गुड मॉर्निंग दोस्तों, श्री श्याम ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके सामने सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक न्यूट्रिशन लेके आया हूँ। सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक है न्यूट्रिशन यानी पोषण। पोषण क्या होता है दोस्तों? खाद्य पदार्थ जो भोजन अपन करते हैं, खाद्य पदार्थों के द्वारा जो पोषक तत्वों का अवशोषण होता है उसे पोषण कहते हैं। खाद्य पदार्थों के द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण। जो भोजन अपन खाते हैं उनके पदार्थों के द्वारा पोषक तत्वों का जो अवशोषण होता है वो ही पोषण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, टोटल पोषक तत्वों की मैं बात करूं तो पोषक तत्व होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवक, जल व विटामिन्स। पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवक, जल व विटामिन्स। मैं बात करूं न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन 3 प्रकार से न्यूट्रिशन को डिफाइंड किया गया है। 3 प्रकार से न्यूट्रिशन को क्या किया गया है? बांटा गया है। पहला न्यूट्रिशन होता है जिसे बोलते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन। दूसरा न्यूट्रिशन का प्रकार है अंडर न्यूट्रिशन। तीसरा है जिसे बोलते हैं मल न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन का मतलब होता है दोस्तों ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित हो, उसे कहते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन। यानी सभी पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध हो उसे कहते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन। और प्रॉपर न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सुपोषण। क्या बोलते हैं दोस्तों? सुपोषण। और जो सभी पोषक तत्व अगर किसी एक निश्चित मात्रा में एक भोजन में उपस्थित होता है उसे कहते हैं संतुलित आहार। उसे क्या कहते हैं? संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है दोस्तों? ऐसा भोजन होता है जिसमें सभी पोषक तत्व एक स्पेशल या निश्चित मात्रा में क्या होता है? उपलब्ध होता है। आगे दोस्तों मैं बात करूंगा अंडर न्यूट्रिशन जिसे बोलते हैं अल्प पोषण। जैसे दोस्तों मैंने बताया पोषक तत्व होते हैं 6। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, विटामिन्स और खनिज लवक। उसी में अगर 6 के 6 आपके निश्चित मात्रा में उपलब्ध हो उसे तो कहते हैं सुपोषण। लेकिन अल्प पोषण में एक या 2 पोषक तत्वों की भोजन में अगर 1 या 2 पोषक तत्वों की कमी होगी उसे क्या कहते हैं? अंडर न्यूट्रिशन या अल्प पोषण। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं मल न्यूट्रिशन और इसको हिंदी में बोलते हैं कुपोषण। क्या बोलते हैं दोस्तों? कुपोषण। कुपोषण का मतलब होता है ऐसा भोजन जिसमें लगभग सभी पोषक तत्वों की कमी हो। ठीक है दोस्तों, हमने देखा न्यूट्रिशन 3 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन और मल न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा भोजन होता है जिसमें सभी पोषक तत्व क्या होते हैं? एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध होता है या संतुलित आहार होता है, उसे क्या कहते हैं? सुपोषण। लेकिन उसी आहार में अगर 1 या 2 पोषक तत्व की कमी हो तो वो भोजन क्या कहलाता है? अल्प पोषण।
अगर भोजन में लगभग सभी पोषक तत्वों की कमी हो तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? कुपोषण। आगे चलते हैं दोस्तों। पहला तरीका है स्वपोषी। पहला तरीका कौन सा है दोस्तों? स्वपोषी, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, स्वयं बनाते हो। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो वो क्या कहलाएंगे? स्वपोषी। दूसरा इसी के साथ होता है परपोषी। परपोषी के अंदर ऐसे सजीव आते हैं, ऐसे सजीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे सजीवों पर क्या होते हैं? दूसरे सजीवों पर निर्भर होते हैं। यानी जो स्वयं द्वारा, खुद के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो होते हैं स्वपोषी, और जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं या दूसरों के ऊपर भोजन बनाने पर निर्भर रहते हैं उनको क्या कहते हैं? परपोषी। जो स्वपोषी होते हैं उनमें मुख्यतः प्लांट जगत के सजीव आते हैं सभी, या पेड़ पौधे किसके अंदर आएंगे? स्वपोषी के अंदर। इसी के अपोजिट पेड़ पौधों के अलावा सभी जीव किस में आएंगे? या सभी सजीव किस में आएंगे? परपोषी में। किसके अलावा? पेड़ पौधों के अलावा। ठीक है दोस्तों, हमने बात की स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं के द्वारा बनाए जाते हैं। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? स्वपोषी। और परपोषी क्या होते हैं? ऐसे सजीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं? दूसरों के ऊपर या दूसरे सजीवों के ऊपर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं? परपोषी। और सभी सजीव जिसमें पेड़ पौधों के अलावा जितने भी प्रकृति में सजीव पाए जाते हैं वो सब कैसे होते हैं? परपोषी टाइप के। अपन बात करेंगे स्वपोषी यानी पेड़ पौधों के द्वारा। पेड़ पौधों के द्वारा भोजन कैसे बनाया जाता है? न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। न्यूट्रिशन में सबसे पहला जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं उसकी बात करेंगे। पेड़ पौधे किसके द्वारा भोजन बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। किसके द्वारा बनाते हैं सर? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अपन बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की, कि पेड़ पौधे किस तरीके से भोजन बनाते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं। किसकी बात करेंगे? प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है पेड़ पौधों के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया। पेड़ पौधों के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया ही क्या कहलाती है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण। और ये भोजन बनाने की क्रिया पेड़ पौधों में कहाँ पर पूरी होती है दोस्तों? ये होती है लीव्स में या फिर पत्तियों में। कोई पूछे आपसे सवाल, जैसे एग्जाम में अगर आपके पास सवाल आए कि पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो आपको क्या करना है दोस्तों? लीव्स या पत्तियों में। आगे चलते हैं। लिप्स में भी एक जगह है जहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसका नाम है क्लोरोफिल। कौन सी जगह होती है दोस्तों? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल को हिंदी में कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं दोस्तों? हरित लवक।
यानी पौधों के अंदर भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है लिप्स के अंदर, और लिप्स में भी कौन सी जगह होती है दोस्तों? क्लोरोफिल जगह पर। और इसी क्लोरोफिल जगह को किचन हाउस ऑफ प्लांट्स कहते हैं। किचन हाउस ऑफ प्लांट्स किसे कहते हैं? क्लोरोफिल को। यानी पेड़ पौधों का भोजन गृह किसे कहते हैं? क्लोरोफिल को। और क्लोरोफिल में भी इसकी खोज की बात करूं, क्लोरोफिल की खोज की थी सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी दोस्तों? सिम्पर ने क्लोरोफिल की खोज की। और इसी क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधों में क्या होता है? इसी क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों में पत्तियां हरे रंग की होती है। हरे रंग की। क्वेश्चन आता है कि पेड़ पौधों में पत्तियां किस रंग की होती है? हरे रंग की। और किसके कारण होता है? इसी क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। इसके अलावा एक बार एग्जाम में दोस्तों रेलवे डिपार्टमेंट की एग्जाम थी, जिसमें आया था कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां हरे रंग होता है क्लोरोफिल के कारण होती है, लेकिन कौन से तत्व के कारण होती है? अगर तत्व आपसे पूछे तो तत्व कौन सा होगा? मैग्नीशियम। पेड़ पौधों की पत्तियां हरे रंग की किसके कारण होती है? मैग्नीशियम के कारण। मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों, यहां से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? पेड़ पौधों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? पत्तियों के अंदर। और पत्तियों में भी कौन सी जगह होती है? क्लोरोफिल नामक जगह पर। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? किचन हाउस ऑफ प्लांट्स। क्या कहते हैं? किचन हाउस ऑफ प्लांट्स। आगे मैं बात करूं, क्लोरोफिल पेड़ पौधों की पत्तियां रखने में, हरे रंग की रखने में सहायक होता है। और तत्व की बात करूं, कौन सा तत्व होता है? मैग्नीशियम। और हरित लवक की या क्लोरोफिल की खोज किसने की थी? सिम्पर ने। किसने की थी? सिम्पर ने। दोस्तों आगे बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से पेड़ पौधों में होती है। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, आपने सुना भी होगा कि पेड़ पौधे क्या ग्रहण करते हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आज देखेंगे कि किस प्रकार से पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और किस प्रकार से ऑक्सीजन छोड़ता है। अब दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि भोजन बनाने के लिए मुख्यतः किस किस चीज की जरूरत होती है। जैसे अपने घर में सबसे जल्दी भोजन क्या बन सकता है दोस्तों? 2 मिनट में क्या बन सकता है? मैगी बन सकती है। क्या बन सकता है? मैगीज बन सकती है। तो मैगीज के लिए दोस्तों किस किस चीज की जरूरत होती है? मैगीज के लिए जरूरत होती है, पहले तो होती है नूडल्स। किसकी जरूरत होती है? नूडल्स की। और क्या जरूरत होती है? वाटर की जरूरत होती है। बिना पानी मैगीज बना लोगे? किसकी जरूरत होगी? वाटर एंड मसाला। उसके अलावा किस चीज की जरूरत होती है? उसके अलावा ऊष्मा की जरूरत होती है। मैगी बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऊष्मा की। ऊष्मा या एनर्जी। ऊष्मा या लाइट्स की जरूरत होती है। प्रकाश की या लाइट्स की जरूरत होती है। उसी प्रकार दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधों को एक तो जरूरत होती है CO2 की। किसकी जरूरत होती है? CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड की। उसके अलावा पेड़ पौधों को जरूरत होती है CO2 के अलावा वाटर की। भोजन बनाने के लिए जल की तो आवश्यकता होती है। उसके अलावा क्या होता है? मिनरल्स की। उसके अलावा प्रकाश की जरूरत होती है। पेड़ पौधों को किसकी जरूरत होती है? प्रकाश की या लाइट्स की। और प्रकाश कहां से मिलेगा पेड़ पौधों को?
प्रकाश जो मिलता है वो सूर्य से प्राप्त होता है। किससे होता है? सूर्य से। यानी पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के रूप में, उसमें मुख्यतः किन किन चीजों की जरूरत होती है? CO2, वाटर और प्रकाश। आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि ये चीजों की जरूरत होती है, लेकिन ये सभी चीजें पेड़ पौधों को मिलती कहां से है? सबसे पहले बात करेंगे CO2 की। किसकी बात करेंगे? CO2 की। अब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे कहां से ग्रहण करेंगे? तो दोस्तों CO2 ग्रहण करने के लिए पेड़ पौधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। कहां से करते हैं? वायुमंडल से। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें उपलब्ध होती है, वहीं से पेड़ पौधे क्या ग्रहण करेंगे? CO2। ठीक है दोस्तों, अगर बात करूं मैं वायुमंडल में गैसों की, तो वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? एक पाई जाती है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? 78% में क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के मैं खोजकर्ता की बात करूं, खोज नाइट्रोजन की है, वो की है रदरफोर्ड ने। किसने की है? रदरफोर्ड ने। किसने की है? रदरफोर्ड ने। और ये खोज की थी रदरफोर्ड ने, कब की थी? 1773 ईस्वी में। रदरफोर्ड ने की थी 1773 में। कब की थी दोस्तों? 1773 में रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? नाइट्रोजन की। दूसरी जो वायुमंडल में गैस पाई जाती है ऑक्सीजन। कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत है? 21%। और 21%। और इसकी खोजकर्ता की बात करूं दोस्तों, इसकी खोज की थी प्रिस्टली नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी दोस्तों? प्रिस्टली नामक वैज्ञानिक ने। और ये खोज की गई थी 1776 में। 1776 ईस्वी में किसकी खोज की गई थी? ऑक्सीजन की। जबकि नाइट्रोजन की खोज कब की गई? 1773 में। और 1776 में ऑक्सीजन की। उसके अलावा वायुमंडल में पाई जाती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और इसकी दर है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो है 0.03%। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो खोज करता था वो किया था प्रिस्टली ने। किसने किया था? प्रिस्टली ने। और प्रिस्टली ने कब किया? 1772 ईस्वी में। अब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन है? प्रिस्टली। और प्रिस्टली कब की थी? 76 में तो किसकी की? ऑक्सीजन की। और 72 में किसकी की? कार्बन डाइऑक्साइड की। और ये तीनों गैस कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल में। कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल में। और यहां से ही CO2 पेड़ पौधे किसके लिए ग्रहण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए। वायुमंडल से पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। देखा होगा आपने, जैसे जैसे पेड़ पौधों की कटाई हो रही है तो पेड़ पौधे क्या करेंगे? पेड़ पौधे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे नहीं। और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे तो क्या नहीं निकालेंगे? ऑक्सीजन नहीं निकालेंगे। तो आपने देखा होगा दिनों दिन पेड़ पौधों की क्या हो रही है? कटाई हो रही है। अगर अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधों की कटाई होती है और CO2 ग्रहण नहीं करते तो क्या होगा? प्रकृति पर ग्लोबल वार्मिंग क्रिया होगी। क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। अब दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अपन पढ़ते हैं डिटेल से। ग्लोबल वार्मिंग क्रिया क्या होती है दोस्तों? ग्लोबल वार्मिंग क्रिया होती है पेड़ पौधों के अत्यधिक कटाई से, पेड़ पौधों के अत्यधिक कटाई से CO2 का एब्जॉर्ब नहीं हो रहा या संश्लेषण नहीं हो रहा। संश्लेषण प्रकृति में नहीं हो रहा। नहीं हो रहा जिसके कारण दोस्तों प्रकृति में क्या हो रहा है? प्रकृति या पृथ्वी में क्या हो रहा है? तापमान बढ़ रहा है। और तापमान बढ़ रहा है जिससे वायुमंडल में क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते हुए दोस्तों संपूर्ण देश में क्या हुआ? एक चिंता का विषय हुआ कि अगर CO2 अधिक मात्रा में बनेगी और तो ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा?
दिनों दिन क्या होगा, घटेगा। तो इससे चलते हुए एक समझौता किया गया संपूर्ण देशों के द्वारा, उस समझौता का नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। क्या नाम है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो नामक जगह पर, जो जापान में पड़ती है, क्योटो नामक जगह पर सभी देशों ने मिलकर क्या किया, एक समझौता किया। इस समझौते में क्या किया कि ग्लोबल वार्मिंग को क्या करे, कम करे। और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्या होगा, पेड़ पौधों को अत्यधिक मात्रा में लगाना होगा, अत्यधिक मात्रा में लगाना होगा। और पूछा जाता है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ, ये हुआ 11 दिसंबर 1997। ठीक है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, 11 दिसंबर 1997। और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ग्लोबल वार्मिंग से। जितने भी मैं क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखवा रहा हूं, कहीं ना कहीं एग्जाम से रिलेटेड है या किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। रेलवे ग्रुप डी में आया था, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ग्लोबल वार्मिंग से। यानी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए एक समझौता हुआ। प्रोटोकॉल का मतलब होता है समझौता। और इसी समझौते में क्या किया गया, इस समझौते में किया, पेड़ पौधों की कटाई ना करके अत्यधिक मात्रा में क्या लगाए जाए, पेड़ पौधे लगाए। दोस्तों जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, ओजोन परत क्या होगी, ओजोन परत में क्षय होने लगेगा। क्या होने लगेगा, क्षय होने लगेगा। तो इसी के कारण एक और प्रोटोकॉल बैठाया गया संपूर्ण देशों ने, मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल। मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल का दोस्तों संबंध किससे है, ग्लोबल वार्मिंग से। और मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है दोस्तों, मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला जो था मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल, और मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ओजोन परत के क्षय से। ओजोन परत के क्षय से संबंध किसका है, मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल का। अब दोस्तों ओजोन परत का नाम आया, तो ओजोन परत क्या है पहले वो समझते हैं। ओजोन परत अपने ब्रह्मांड में एक समताप मंडल पर स्थित एक परत है, जो क्या करती है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावेज किरणों को रोकती है। तो ओजोन परत के बारे में जानेंगे दोस्तों। ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ स्थित है, समताप मंडल में। और समताप मंडल में काम क्या करती है ओजोन परत, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावेव्स, यूवी का मतलब होता है दोस्तों अल्ट्रावेव्स किरणों से रक्षा करती है। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावेज किरणों की से रक्षा करने वाली परत का नाम है ओजोन परत। और दोस्तों ओजोन परत के बारे में क्वेश्चन आया था रेलवे में कि ओजोन परत में कौन सी गैस पाई जाती है। तो ओजोन परत में जो गैस पाई जाती है वो पाई जाती है O3, या इसी को बोलते हैं ओजोन गैस। क्या बोलते हैं दोस्तों, ओजोन गैस। अगर मैं बात करूं, यहीं से एक क्वेश्चन आया था SSC 10+2 के अंदर, जिसमें था कि O3 जो ओजोन परत की गैस होती है उसका सुगंध कैसा है, कैसे सुगंधित होती है, सुगंध कैसी होती है। तो इसकी सुगंध की बात करूं, सुगंध होती है सड़ी हुई मछली के समान ओजोन गैस की क्या होती है, सुगंध होती है। ठीक है दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल की, और मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत के क्षय से। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। उसके अलावा सूर्य से आने वाली यूवी किरणों से क्या करती है, ये रक्षा करती है। उसके अलावा ओजोन जो गैस होती है उसका सूत्र क्या है, O3। और सुगंध कैसी होती है, सड़ी हुई मछली के समान। अगर बात करूं दोस्तों मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल जो आयोजित हुआ था 16 सितंबर 1987 में, इसी कारण दोस्तों 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है।
विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों मॉनिटरी प्रोटोकॉल ओजोन परत के 6 से है और 16 सितंबर 1987 को ये समझौता हुआ जिसमें क्या हुआ कि ओजोन परत का क्षय को रोका जाए और इसी कारण विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। प्रति वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अपन ने आज साइंस का एक टॉपिक लिया जिसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। न्यूट्रिशन में पेड़ पौधे किस प्रकार भोजन करते हैं उसके बारे में। अब कल अपन स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस का एक पार्ट है। अपन ने देख लिया कि CO2 कहाँ से मिलती है। कल अपन स्टार्ट करेंगे कि पेड़ पौधों को वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं। कल बात करेंगे कि पेड़ पौधों को वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिलती है।